नमस्ते दोस्तों। आज हम कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर का भाग 8 पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम मुख्य चीज़ से क्या पढ़ेंगे, बहुलक। ठीक है, बहुलक के प्रकार और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले बहुलक, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बहुलक कहते किसे हैं। बहुलक कहते किसे हैं, ध्यान रखना। बहुलक एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा के अंदर लैटिन भाषा का शब्द है, अर्थात पॉलीमर। पॉलीमर देखो यहाँ पर पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर से। किसके से? पॉली और मर से। पॉली का अर्थ होता है अनेक। क्या अर्थ होता है? अनेक। मर का अर्थ होता है इकाई। ठीक है, आगे बात समझें। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, अब देखिए परिभाषा देखिए। नाम का अर्थ है, पॉली का अर्थ का मतलब है अनेक, और मर का मतलब होता है इकाइयाँ। परिभाषा देखिए, जब कई छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक बड़ी संरचना का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। और बहुलक जिन 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 छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे एकलक कहते हैं। क्या कहते हैं? एकलक। क्या कहेंगे? एक लक। क्या कहते हैं? एक लक। ध्यान रखना, मोनोमर। ठीक है, परिभाषा देखिए। जिन छोटी इकाइयों से मिलकर बहुलक बनता है उन्हें क्या कहते हैं? एकलक। और बहुलक बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? बहुलीकरण। क्या कहते हैं? बहुलीकरण। देखिए छोटी छोटी इकाइयों के जुड़कर बड़ा बहुलक बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण। जैसे एथीन के मिलने से पॉलीथीन बनता है। ठीक है, आगे बात समझें। अर्थ समझ में आ गया? ठीक है, एकलक की परिभाषा हो गई, बहुलक बहुलीकरण हो गए और बहुलक समझ में आ गई इन शब्दों के। अब चलें आगे। बहुलक के प्रकार। बहुलक के प्रकार देखिए, बहुलक के प्रकार देखिए स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? स्रोत के आधार। स्रोत के आधार पर बहुलकों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, प्राकृतिक बहुलक। नंबर दो, संश्लेषित बहुलक। और नंबर तीन, अर्ध संश्लेषित बहुलक। कौन से आएंगे? अर्ध अर्ध संश्लेषित बहुलक। ठीक है, तीन हुए। अब देखिए प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? वे बहुलक जो प्रकृति के द्वारा सीधे ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक। जैसे पेड़ पौधे से और जीव जंतुओं से प्राप्त हो गए। उदाहरण देखिए, जैसे रेशम, जूट, कपास, ऊन, स्टार्च, प्रोटीन और प्राकृतिक रबर, सेलुलोज, ये सभी क्या हैं? एक प्राकृतिक बहुलक हैं। अब देखिए संश्लेषित बहुलक। वे बहुलक जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक। देखिए कौन कौन से आते हैं इसमें, परिभाषा देखिए। इन्हें इंसानों द्वारा प्रयोगशाला में रसायनों की मदद से बनाया जाता है। इन्हें मानव निर्मित बहुलक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संश्लेषित बहुलकों मानव निर्मित बहुलक। अब देखिए उदाहरण देखिए, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहाँ पर प्राकृतिक बहुलक कौन सा होगा? जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? प्राकृतिक बहुलक। उदाहरण के तौर पर हमने बात की स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, और ऊन, ऊन, जूट, ठीक है, आदि। ठीक है, और दूसरा कौन सा पड़ा? संश्लेषित बहुलक। किसे कहते हैं? वे बहुलक जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक। ठीक है, और इन्हें मानव निर्मित बहुलक भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने बात की पीवीसी,
कौन सी? पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन, नायलॉन, ठीक है, आदि। अब देखिए अर्ध संश्लेषित बहुलक, वे बहुलक जो प्रकृति के द्वारा बने होते हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, ठीक है, मानव द्वारा उसमें बदलाव किया जाता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्थात आधे प्रकृति से बने हों और आधे मनुष्य के द्वारा बने हों, ठीक है। वो कौन से होंगे? संश्लेषित बहुलक, जैसे वल्कनीकृत रबर, ठीक है, घन कॉटन, ठीक है। वल्कनीकृत रबर क्या होता है? जो प्राकृतिक रबर होता है उसमें सल्फर मिलाया जाता है और मिलाने से उसकी प्रत्याशा क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से सल्फर मिलाने के बाद में वो कौन सा बहुलक में आएगा? अर्ध संश्लेषित बहुलक के अंदर, ठीक है। ये आगे चलें। अब देखिए तापमान के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। देखिए सर इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक ताप शून्य और ताप दृढ़, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ठीक है। ताप शून्य कौन से होंगे? वे बहुलक, ठीक है, जिन्हें गर्म कर कर फिर वापस दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है या दूसरा बहुलक बनाया जा सकता है, ठीक है। उस ऐसे बहुलकों को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे हम? ताप शून्य बहुलक। उदाहरण के तौर पर देखिए पीवीसी, नायलॉन, पॉलिएस्टर। ध्यान रखना कौन कौन से? एक तो पीवीसी हो गया और नायलॉन, नायलॉन और पॉली पॉलीएस्टर। कौन सा? पॉली स्टाइरिन, सॉरी, स्टाई स्टाई स्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन क्या है? पॉलीस्टाइरिन। देखिए वापस लिख रहा हूँ ये सब। कौन सा? पॉलीस्टाइरिन, ठीक है, पॉलीस्टाइरिन हो गया। अब देखिए आपके इसमें क्या लिखा है नोट्स के अंदर, वो देख लें। ताप ताप सुघट्टे या ताप शून्य में, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। देखिए क्या होते हैं? गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, ठीक है। खासियत देखिए इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा सकता है, ठीक है। रिसाइकल करके नया रूप दिया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ठीक है। अगला देखिए ताप दृढ़ बहुलक, ठीक है। इन्हें किया जाएगा? बार बार गर्म करके दूसरा बहुलक नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। एक बार गर्म कर लिया तो वही आकार ले लेगा, इसका मतलब ये है। देखिए जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन, कौन कौन से आएंगे इसमें? बेकेलाइट और मेलामाइन। अब देखिए नोट्स के अंदर क्या लिखा है वो देखें। इन्हें सिर्फ एक बार गर्म करके सांचे में ढाला जा सकता है। गर्म करने पर इन्हें बीच मजबूत जोड़ बन जाता है। खासियत एक बार सेट होने के बाद ये गर्म करने पर भी मुलायम नहीं होते और नहीं पिघलते हैं। इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? रबर। देखिए रबर क्या होते हैं? रबर दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राकृतिक रबर होते हैं और एक संश्लेषित रबर, अर्थात जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हों उन्हें प्राकृतिक रबर कहेंगे और जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें हम संश्लेषित रबर कहते हैं। अब देखिए प्राकृतिक रबर क्या है? प्राकृतिक रबर देखिए एक पादप है, हिविया ब्रेसिलियनसी नामक पादप है, उसके दूध से प्राप्त किया जाता है। कौन सा? प्राकृतिक रबर, ठीक है, उस पादप के लैक्टस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें वल्कनीकरण किसे कहते हैं? प्राकृतिक रबर की प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए उसमें गंधक अर्थात सल्फर मिलाया जाता है। किसमें? प्राकृतिक रबर में क्या मिलाया जाता है? सल्फर। और सल्फर मिलाने पर उसके प्रत्यास्थता गुणों में वृद्धि होती है, ठीक है।
सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है वो देखें। प्राकृतिक रबर बहुत नरम और कम खिंचाव वाला होता है। इसका मजबूती और लचीलापन बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। आगे बात समझें। ठीक है, आगे क्या, ठीक है, अर्थात शॉर्ट शब्दों में याद करो तो क्या रखोगे, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वल्कनीकरण कहलाती है। ठीक है, क्या करोगे, ये प्राकृतिक रबर, ठीक है, रबर, और इसमें क्या मिला दिया, सल्फर, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी फिर आपकी वल्कनीकरण। ठीक है, क्या कहलाएगी, वल्कनीकरण। ठीक है, अब आइए संश्लेषित रबर। वे रबर जो प्रकृति द्वारा नहीं बनते, अर्थात प्रकृति से प्राप्त ना हो और केवल फैक्ट्रियों में मनुष्य के द्वारा प्राप्त हों, बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, संश्लेषित रबर। उदाहरण के तौर पर देखें, यह फैक्ट्रियों में रसायनों से बनाई जाने वाली मानव निर्मित रबर है। ठीक है, उदाहरण के लिए ब्यूना एस और ब्यूना एन और नियोप्रीन। ठीक है, कौन कौन से, एक तो ब्यूना ब्यूना एन, ठीक है, ब्यूना एन हो गया, और दूसरा कौन सा होएगा, ब्यूना ब्यूना एस। ठीक है, ये चीजें, ठीक है, किस में आएंगे, संश्लेषित रबर के अंदर। अब देखिए आगे, संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशों के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रेयन। ठीक है, रेयन का दूसरा नाम याद रखना, इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। ठीक है, इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह दिखने में असली रेशम जैसा चमकदार होता है। लकड़ी या पौधों के सेलुलोज को रसायनों सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाकर एक गाढ़ा घोल बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्कोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखना, क्या कहा जाता है। देखिए ये क्या है, रेयन। रेयन के अंदर क्या, देखिए सेलुलोज, सेलु सेलुलोज सेलुलोज, इसमें क्या बना दिया, मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एस CS2, ये मिलाकर एक गाढ़ा द्रव्य बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्कोस। क्या कहेंगे, विस्कोस, याद रखना, क्या कहते हैं, विस्कोस। ठीक है, जिससे यह रेशा तैयार होता है। उपयोग देखिए, यह असली रेशम से बहुत सस्ता होता है। इसे कपास के साथ मिलाकर चादरें और कालीन बनाई जाती है, किसे, रेयन से। अब बात करें आगे, देखिए प्रमुख संश्लेषित रेशे, क्या पढ़ेंगे आप, प्रमुख संश्लेषित रेशे, नायलॉन 66, नायलॉन 66। ठीक है, अब देखिए ये किससे बनता है, एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन से बनेगा। किससे बनता है, याद रखना किससे बनेगा, एक तो एडिपिक अम्ल होगा, एक तो एडिपिक अम्ल, देखिए कौन सा, एडिपिक अम्ल। ठीक है, प्लस हेक्सा मेथिलीन से मिलकर बनता है कौन, नायलॉन 66। क्या बनता है, अब देखिए इसके गुण देखिए, यह बहुत मजबूत, लचीला और हल्का होता है। मजबूत होने के कारण इसका उपयोग पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी, ब्रश के बाल, जुरापे और स्लीपिंग बैग बनाए जाते हैं। ठीक है, सोने के लिए जो बिस्तर आते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं।
नायलॉन 6 का नाम एक और रेशा है जिसे हम क्रेपोलेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेपोलेक्टम कहा जाता है। अब देखिए आर्लोन, क्या अगला टॉपिक है आर्लोन। ठीक है, यह एक ओन जैसा दिखाई देता है और उसी की तरह गर्म होता है। ठीक है, आर्लोन को अंदर इतना ही याद रखना है आपको। अब देखिए डेक्रोन या टेरिलिन। ठीक है, इसे पॉलिएस्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? पॉलिएस्टर। इससे बने कपड़ों में सिकुड़न नहीं पड़ती है। क्या नहीं पड़ती है? सिकुड़न नहीं पड़ती। इन्हें धोना बहुत आसान होता है। ठीक है, इन्हें आसानी से धोया जा सकता है। किसे? डेक्रोन या टेरिलिन से बने कपड़ों को। ठीक है, चेतावनी देखिए, सिंथेटिक कपड़ा कपड़ों में आग बहुत जल्दी लग जाती है और आग लगने पर यह पिघलकर शरीर से चिपक जाती है। इसलिए गर्मियों में इनसे बने कपड़े असुविधाजनक हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए आजकल प्राकृतिक और कृत्रिम धागों को मिलाकर टेरीकोट कपड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टेरीकोट कपड़ा बनाया जाता है। आगे बस हम चलें आगे। अब देखिए महत्वपूर्ण प्लास्टिक और उनके उपयोग। सबसे पहले पॉलीथीन। पॉलीथीन किससे मिलकर बनी होती है? एथेन से। एथेन के अनेक अणुओं से मिलकर बनती है कौन? पॉलीथीन। और हम जानते हैं पॉलीथीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए यह एथेन नामक की एक छोटी इकाइयों से बनता है और आमतौर पर थैलियाँ बनाने में काम में आती हैं। ठीक है, अब अगला पीवीसी। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पूरा नाम देख लेना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखिए वाइनिल क्लोराइड है, ये कैसे बनेगा? जो एथीन होती है। क्या? देखिए ये एथीन है। ठीक है, इसमें एथीन में एक एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन हटेगा और इनकी जगह पर क्या होगा? एक एक क्लोरीन जुड़ा होता है और यही होता है आपका विनाइल क्लोराइड। ठीक है, आगे बस। और विनाइल क्लोराइड की अनेक इकाइयाँ मिलकर क्या बनाती है? पीवीसी। ठीक है, आपने सभी ने पीवीसी के पाइप देखे ना, उनमें देखिए इसका पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड है। इसका उपयोग पाइप, तार की कोडिंग आदि में किया जाता है। ठीक है, बेकेलाइट। अब देखिए अगला बेकेलाइट, यह है बिजली और गर्मी का कुचालक होता है। किसका? बिजली का और गर्मी का क्या होता है? कुचालक। इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हैंडल, रेडियो और टीवी की बॉडी बनाने में किया जाता है। किससे? बेकेलाइट से क्या गया? एक तो बिजली के स्विच हो गए सभी, बर्तनों के हैंडल और रेडियो और टीवी की बॉडी बनाने में। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? बिजली के क्या होते हैं? कुचालक, और गर्मी से पिघलते नहीं हैं। इसलिए इनका उपयोग किस किस में किया जाता है? ये बिजली के उपकरण बनाने में। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अगला टेफ्लॉन। इस पर तेल या पानी नहीं चिपकता, इसलिए इसका उपयोग सबसे सबसे बड़ा उपयोग है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। नॉन स्टिक बर्तन आते हैं ना, ठीक है, उनको बनाने में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथीन, इसका पूरा किससे मिलकर बनेगा? टेट्राफ्लोरोएथीन से मिलकर बना होता है कौन? टेफ्लॉन। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, पर्यावरण को बचाने का 4R सिद्धांत। पहले ये क्या था? 3R सिद्धांत था। अब वर्तमान में 4R सिद्धांत हो गए हैं। अब देखिए इसमें 4R सिद्धांत के अंदर 4R दे रखे हैं और 4R का अर्थ अलग अलग है और उनके द्वारा हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। किससे? प्लास्टिक से। देखिए पहला कौन सा? एक आर, पहला आर है, उसका मतलब क्या है? रिड्यूज, अर्थात उपयोग कम करिए। ठीक है, प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। रीयूज, पुनः उपयोग करिए। इसका अर्थ है एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं को बार बार उपयोग करें। ठीक है, रिसाइकल,
ठीक है। पुनः चक्रित करिए, पुरानी प्लास्टिक को पिघलाकर नई चीज़ें बनाना, ठीक है, रिसाइकल में। और रिकवर, पुनः प्राप्त किए कचरे से ऊर्जा या अन्य उपयोगी साधन वापस हासिल करें। अब देखिए, अस्पताल या हॉस्पिटल कचरा, ये देखिए मेडिकल के कचरे जैसे सीरीज पट्टियों को नष्ट करने का सबसे सही तरीका भस्मीकरण होता है। क्या होता है? भस्मीकरण, अर्थात इस कचरे को जलाना ही, जो अस्पताल कचरा होता है उसको जलाना ही क्या होता है, या चिकित्सीय कचरा को जलाना ही सबसे अच्छी उत्तम विधि है। ठीक है, उसको भस्मीकरण किया जाता है। ठीक है, जलाना क्या कहलाता है? भस्मीकरण, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया हैं उन दूसरे व्यक्तियों में ना फैल सके, इसलिए भस्मीकरण अस्पताल कचरे के अंदर निपटारण में अधिक उपयोगी है। ठीक है, आज की क्लास देखने के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।